नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आर ग्लोबल एक्सपोर्ट, जहां पर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया मैं आपके लिए, हाउ टू बीट चाइनीज इकोनॉमी, चाइनीज एक्सपोर्ट। मतलब जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो चाइना के एक्सपोर्ट से बहुत कम है, तो उसको कैसे हम अपने एक्सपोर्ट को इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं और कैसे हम अपने कंट्री में फॉरेन रिजर्व को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये चाइनीज वर्सेस इंडिया जो एक्सपोर्ट में होता है, जो बिजनेस में होता है, उसका कंपैरिजन एक छोटी सी वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों सबसे पहले मेरा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। जो चाइनीज ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया बहुत एकदम काबिल तारीफ है उनका। आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, पोर्ट में तो वो एकदम से मतलब पूरा उन्होंने तहस नहस किया हुआ है बाकी और मार्केट को, बाकी और कंट्रीज को। वो क्या करते हैं, एक कंट्री में एक कंपनी के बहाने से घुसते हैं और फिर पूरे कंट्री को ही एक्वायर कर लेते हैं। अपना जो भी वहां पे खा रहा है, जैसे आप श्रीलंका देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, जो भी वहां खा रहा है, बन रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, तो वो सब चाइनीज कर रहे हैं। तो पूरी कंट्री को वो एक्वायर कर लेते हैं। वो वन बाय वन हम उसमें पॉइंट्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स को, इंडियन मैन्युफैक्चरर को थोड़ा ज्यादा पड़ती है। तो वो ज्यादा पड़ती है, अगर उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट की बहुत जरूरत है। जो भी अभी नई गवर्नमेंट आई है मोदी गवर्नमेंट के बाद में, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी और ध्यान दे रहे हैं, तो वो इंप्रूवमेंट आ रहा है। लेकिन अभी भी हमें बहुत आगे जाना है, क्योंकि अभी देखें, अगर चाइना ने कब तक कितने दिनों में इंप्रूवमेंट किया, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया लास्ट 25 से 30 इयर्स में ही ये सब चेंज किया है। तो दोस्तों अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हमें भी आगे जाना है और अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। नेक्स्ट है मास प्रोडक्शन में अगर वो कुछ भी बना रहा है, जैसे सुई बना रहा है, नीडल बना रहा है, नीडल से अगर वो एरोप्लेन भी बना रहा है, तो उसको करोड़ों की संख्या में बना रहा है। मतलब वो जाके पहले प्राइस एनालिसिस करता है। अगर जैसे कहीं पे कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे इंडिया में अगर कुछ रिक्वायरमेंट, इंडिया में ये अगर नीडल बना रहा है, तो नीडल ये कितने में बना रहा है वहां पर, ये और ये तो मैं भी बना सकता हूं। तो वो इस टाइप से सोचते हैं, और उनका जो मेंटेलिटी है कि आप उसकी कंट्री में जाके उसका प्राइस देखो और उसके प्राइस से आप अपना मास प्रोडक्शन कर दो, अपना कॉस्ट कम कर दो, और वहां पे जाके एकदम से आप धावा बोल दो और उसकी मार्केट को वहां पे तहस नहस कर दो। यही चाइनीज का जो मेंटेलिटी है, चाइनीज लोग यही करते हैं। तो हमें भी अपने प्रोडक्शन को मास प्रोडक्शन में कन्वर्ट करना है, तभी जाके हमारी कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट होगा, हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा, कंपिटिटिव बनेगा, लोवेस्ट प्राइस आएगा, क्वालिटी वर्सेस प्राइस जो हम बात करते हैं, तो प्राइस हमारा कंपिटिटिव आएगा। नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है दोस्तों लेबर कॉस्ट। ये एक बहुत मतलब कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि सर चाइना में अगर जैसे इंडिया की बात करें तो 17% दुनिया के 17% लोग इंडियन हैं और 18% चाइनीज है। तो चाइना में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इसलिए वहां पर क्या लेबर कॉस्ट कम होगा, इसलिए वहां पर प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो कम आता है। तो ये बिल्कुल एक मिथ है और ये कुछ मेंटलिटी डिफरेंट है। आप इसके बारे में इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, आप इसके बारे में और एक्सपर्ट्स को पूछ सकते हैं। तो चाइनीज की लेबर कॉस्ट सस्ती नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। चाइनीज की लेबर इंडियन लेबर से 5 गुना महंगी है, 5 गुना महंगी है। यानी अगर आप बात करें, देखिए अगर अनस्किल्ड की मैं बात करता हूं, इंडिया में अनस्किल्ड को हम ₹400 पर डे देते हैं। 8 घंटे का जो बेसिक हमारा जो एक दिन का उसका कॉस्ट है, जो उसका लेबर चार्ज है। और जो स्किल्ड की बात करें, स्किल्ड के हमारे यहाँ ₹600 है, तो उसके यहाँ 5 गुना है। यानी स्किल्ड की वहां पर ₹3000 है। आप उसको सर्च कर लीजिए, देख लीजिए, ये बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल बात है, रिसर्च की बात है, आप रिसर्च कर लीजिए। तो लेबर कॉस्ट इंडिया में सस्ती है एज कंपेयर टू चाइना। अब उनके और कुछ ऐसा बात होगी कि जिससे उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम आता है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मार्केट रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो लोग मार्केट रिसर्च करते हैं कि इस कंट्री में ये प्रोडक्ट कितने का बिक रहा है, ये प्रोडक्ट कितने का बिक रहा है, मैं बना सकता हूं क्या? हाँ जी बना सकता हूं। और ये करोड़ों में बनाते हैं, अरबों में बनाते हैं, उसको इतना मास प्रोडक्शन कर देते हैं कि उसका कॉस्ट ड्रास्टिकली डाउन आ जाता है। तो वो क्या करते हैं, फिर उसको उस कंट्री में जाके डंप कर देते हैं। मतलब उसको लगता, वहां की कंट्री में लगता है चाइना से बहुत सस्ता माल आ रहा है, बहुत सस्ता माल आ रहा है। किसको पैसे नहीं बचाने अपने, सबको अपने पैसे बचाने। मतलब अगर जो डायरेक्ट अगर कंज्यूमर की बात करें, कंज्यूमर को तो बेचारे को पता ही नहीं होता है कि ये कहां से बना है, कहां से क्या है। आजकल तो वैसे नया ये चालू हो गया कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देना भी जरूरी हो गया। तो धीरे धीरे इंपोर्ट लोग चाइना से कम करने, तो बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा गवर्नमेंट
बेनिफिट्स। तो अगर गवर्नमेंट बेनिफिट्स की बात करो, कुछ लोग ऐसा भी मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं कि जो चाइनीज है उनकी गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट बेनिफिट देती है, तो ये सही है, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट बेनिफिट नहीं देती, ये गलत है। इंडिया की गवर्नमेंट भी बेनिफिट देती है, और जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, तब से मोदी गवर्नमेंट आई, तो अभी गवर्नमेंट बेनिफिट और इंप्रूव भी हो गए हैं और गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट कर रही है। इंडिया डिजिटलाइज हो रहा है, सब जो कुछ अगर जैसे बोले ITR GST ये सब भी क्या फेसलेस होने जा रहे हैं, मतलब बीच में कोई जो एजेंट है, दलाल है, या कुछ कहीं पे रिश्वतखोरी है, करप्शन है, वो धीरे धीरे मिनिमाइज हो रहा है। और ये इस डायरेक्शन में भी हम लोग काम कर रहे हैं, और काम करने की हमें जरूरत है। तो गवर्नमेंट्स के जो बेनिफिट है और जो बेनिफिट है वो हम नेक्स्ट पॉइंट में आगे हम बताएंगे। पर यहां पर अगर जो डायरेक्ट बेनिफिट की बात करें, जैसे MEIS है या SEIS है या फिर ड्यूटी ड्रॉबैक है, ये जो भी गवर्नमेंट के बेनिफिट जो स्क्रिप्ट आपको मिलते हैं, या एक्सपोर्ट पे आपको GST नहीं भरना पड़ता, तो ये सब जो बेनिफिट दूसरी गवर्नमेंट देती है अपने एक्सपोर्टर्स को, इंडियन गवर्नमेंट भी अपने एक्सपोर्टर्स को देती है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, इंडियन गवर्नमेंट भी सेम वे से सपोर्ट करती है। बस ये जरूरत है कि हमें आगे आने की जरूरत है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर यहां पर मैं जितना भी खराब बोलना चाहूंगा, मैं उतना ही प्रोफेशनल वे में नहीं बोल पाऊंगा। अगर इंडिया में कुछ हो रहा है तो न्यूज में क्या दिखाते हैं? रेप हो रहा है। क्या दिखाते हैं? यहां पे जातिवाद दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? करप्शन हो रहा है। तो ये जो न्यूज है, जो हम न्यूज में चैनल में देखते हैं, वैसा ही हमारा माइंड कल्टीवेट होता है। जैसे बोलते हैं कि जिस संगत में रहते हैं उस संगत का फर्क पड़ता है, उस संगत का इंपैक्ट पड़ता है, यानी आप उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो यही है, जैसा हम देख रहे हैं वैसा ही हम सीख रहे हैं, और वैसा ही हमारा मेंटेलिटी बनता जा रहा है, वैसा ही हम सीखते जा रहे हैं। तो हमें यही लग रहा है यहां तो करप्शन बहुत हो रहा है। कोई अगर फॉरेनर आता है, कोई देखता है, कोई बाहर न्यूज जो जाती है इंडिया के बाहर, तो वो उसको यही लगता है, अरे ये तो रेपिस्ट का देश है, अरे ये तो यहाँ पर करप्शन इतना, यहाँ पे बिजनेस कर ही नहीं सकते, यहाँ पे गवर्नमेंट 5 साल के बाद कौन सी गवर्नमेंट होती, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, तो मेरे बिजनेस का आगे 5 साल के बाद क्या होगा? आज मैंने इसको कुछ दिया, कल मुझे किसी और को देना पड़ेगा। तो ये सब जो फॉरेनर्स है, अभी ये धीरे धीरे वैसे इंप्रूव हो रहा है। अगर आप देखें कि अभी यूपी गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ वो भी बोल रहे हैं कि हमारी स्टेट में आइए और हमारे स्टेट में बिजनेस कीजिए, ये बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट होगा। गुजरात में जब मोदी जी थे, गुजरात में बोल रहे थे, अभी भी गुजरात में बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश में बोल रहे हैं, साउथ में बोल रहे हैं। तो अभी ये धीरे धीरे ये जो कल्चर है अभी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। अभी ये मुहिम जो कैंपेन है, ये कैंपेन चल रहा है धीरे धीरे। तो ये अभी हम ट्रैक पे आ रहे हैं, जब से गवर्नमेंट चेंज हुआ अभी ट्रैक पे आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन इसमें अभी काम करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा भी रिक्वायरमेंट है काम करने की। जैसा वो लोग 25-30 सालों में कर लिया है, ऐसे हम भी अभी नेक्स्ट आने वाले सालों में हमें जरूर करना रहेगा, अगर हमें चाइना को इकोनॉमी वाइज अगर बीट करना है। तो जो न्यूज चैनल है उनसे तो मेरा बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि आप अच्छा दिखाइए, क्योंकि वहां अगर बात करें कि वहां चाइना में ये बिल्कुल अलाउ भी नहीं है कि बिना गवर्नमेंट परमिशन आप कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी ऐसे कुछ भी मतलब ऐसे गलत मीडिया में ऐसे सर्कुलेट करें तो बैन है। अगर इंडिया में बात करें तो यहाँ लिबर्टी है, यहाँ राइट्स है, डेमोक्रेसी देश है। वो इकोनॉमिक आगे क्यों है? क्योंकि वहां पर क्या है, आपस में लोग इतना लड़ते नहीं। अगर कोई यहाँ पर अगर गवर्नमेंट किसी एक को बढ़ाना चाहती है तो दूसरा एंटी पार्टी वाला क्या बोलता है? रिश्वत खा रहा है, उसको बढ़ा रहा है, अरे खा लिया, अरे खा लिया, खा लिया, ऐसे करके यहाँ पे मेंटेलिटी लोगों की बनी हुई है। यहाँ पर क्या है? वोट बैंक। बस मेरे 5 साल के लिए विजन छोटा है। देखिए विजन छोटा है, क्या विजन है? 5 साल मेरा सरकार कैसे चले, आगे 5 साल मुझे वोट बैंक कैसे मिले। देखो ये हमारा विजन नहीं होना चाहिए। विजन ये होना चाहिए कि आने वाले 25 सालों में हमारा देश कहां होगा, क्या इकोनॉमी होगी हमारे देश की, ये विजन होना चाहिए। न्यूज चैनल से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप पॉजिटिव चीज दिखाइए, लोगों को मोटिवेट कीजिए, और अपनी कंट्री जो यंग है, यंगेस्टर है, वो देखिए एकदम से बिल्कुल ब्लैंक माइंड रहता है। आप उसको जैसा दिखाएंगे, जैसा कल्टीवेट करेंगे, वो वैसा कल्टीवेट होता जाएगा दोस्तों। अगर उसको आपको बिजनेस की तरफ लेके जाएंगे, इकोनॉमी की तरफ लेके जाएंगे, डॉलर की तरफ लेके जाएंगे, मतलब उसको इकोनॉमी कैसे बूस्ट करना है, फॉरेन रिजर्व को कैसे अपनी कंट्री में बूस्ट करना है, अपने लाइफ स्टाइल कैसे इंप्रूव करना है, अगर ये सब बातों पर आप ध्यान देंगे तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप बहुत बड़ा इंपैक्ट, बहुत बड़ा इंफ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं कंट्री में, और आप सहायक बन सकते हैं कि कंट्री का इकोनॉमी कैसे डेवलप हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है चाइना एक्सपोर्ट। चाइना एक्सपोर्ट अगर बात करें 1990 में कितना एक्सपोर्ट था चाइना का? ओनली 3%। हाँ दोस्तों, सही आपने सुना, ओनली 3%।
जो हमारा आज 1.78% है, तो उन्होंने 25 सालों में कितना इंप्रूव किया है। तो देखिए अभी उनका 32%, अगर 2019 की बात करें 32% एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो। पूरे वर्ल्ड में जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है उनका 32% अकेला चाइनीज ही कर रहा है। चाइनीज पूरा मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका था। अभी धीरे धीरे कोरोना वायरस के बाद में, अगर कोरोना वायरस नहीं आता तो वो लोग कहां चले जाते। अभी मतलब कोरोना वायरस के बाद धीरे धीरे लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है और एंटी चाइना जो मुहिम में जो कैंपेन है वो चालू हो रहा है, और बाइकआउट चाइना वाला जो फिगर है, जो माइंडसेट है, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। नेक्स्ट है मेरा पॉइंट है नेक्स्ट, लोवेस्ट प्राइस विद रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है कि कहीं भी अगर कुछ आप लेके जाए, देखो वो क्या है, लोएस्ट प्राइस करते। प्राइस कैसे लोवेस्ट हो गया? क्योंकि R&D पे खर्चा करते ही नहीं है, नहीं करते खर्चा। उनके पास कोई मोबाइल लेके जाइए, ये बना दोगे? हाँ जी बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। वो खोलेंगे, देखेंगे उसका, हाँ ये चीजें मेरे पास है, टेक्नोलॉजी उनके पास में है, दिमाग उनके पास में है, और लेबर उनके पास स्किल्ड लेबर है। उनको स्किल मतलब स्किल इंप्रूवमेंट में उन्होंने बहुत काम किया, जो अभी इंडियन गवर्नमेंट, अभी मोदी गवर्नमेंट जो अभी करने जा रही है धीरे धीरे। पहले तो हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिए। पहले बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल थे उनके ऊपर सिर्फ ध्यान दिए, बड़ी कंपनीज के ऊपर ध्यान दिए, लेकिन जो छोटे लघु उद्योग है, जो घर से अपना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर अपना छोटा सा कोई फैक्ट्री है या कोई जॉब कर रहा है, वो बिजनेस में आना चाहते हैं, तो उन सबको सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट पहले इंडिया में नहीं था। अभी धीरे धीरे ये ग्रो हो रहा है, और ये ग्रो होगा तो इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल ग्रो होगी दोस्तों। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में वो कैसे काम करते हैं, कुछ भी आप पार्ट लेके चले गए, कुछ प्रोडक्ट लेके चले गए, तो वो R&D पे खर्चा करते ही नहीं। कहीं भी किसी कंट्री में जाएंगे, वहां का वो प्रोडक्ट देखेंगे, उसको कॉपी करेंगे और यहां पर पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट देखिए सुनने में कितना आसान लग रहा है, कॉपी किया पेस्ट किया, तो ऐसा ही करते हैं वो, कि वहां से कॉपी करके उसको ऐसा ही बना देते हैं। या फिर आप चाइना में अगर जाइए, किसी मार्केट में जाइए, वहां पे क्या अलग अलग मार्केट, मेरा नेक्स्ट पॉइंट वही है कि मार्केट अलग अलग सेक्टर्स बने हुए हैं, कि एक कंट्री, नेक्स्ट पॉइंट ही चलो ले लेते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल नेटवर्क हब, यानी पर्टिकुलर सिटी को जैसे बनाया, जैसे बेंगलोर सिटी अगर किसी चीज के लिए फेमस है, तो ऐसे उन्होंने सिटी वाइज अपना अलग अलग नेटवर्क बनाया हुआ है, क्लस्टर बनाया हुआ है। क्लस्टर में कैसे, जैसे अगर आपने गौशाला देखी होगी कि एक ही जगह है, बहुत सारी गायें हैं, तो मतलब वो गौशाला है, तो वहां पे क्लस्टर बनाया हुआ है। तो वहां पर जो, जैसे अगर कोई सेल मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो सेल मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी मैन्युफैक्चर हैं, जितने भी लोग सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं, सबको एक प्लेस पे लेके आए, सबको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, सबको मशीन दी, सबको लोन में सब्सिडीज दी, सबको बेनिफिट दी, इलेक्ट्रिसिटी दी, वाटर दिया, सबको जमीन दी। तो गवर्नमेंट ने ये सपोर्ट किया उनको, जो हमारी गवर्नमेंट को अभी करना बाकी है, या SEZ हमारी गवर्नमेंट भी कर रही है, अभी धीरे धीरे और लाइनअप कर रही है, और इसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है, और हम भी आगे बढ़ रहे हैं, और हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ पावर एंड अवेलेबिलिटी, यानी जो पावर है, यानी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की मैं बात कर रहा हूं। बिजली की अगर मैं बात करें तो डोमेस्टिक में जो हमारा रेट आता है वो वहां पर कॉमर्शियल रेट आता है, यानी 2 रुपए 3 रुपए की अगर मैं बात करूं, यहां डोमेस्टिक छोड़ो, कॉमर्शियल छोड़ो, डोमेस्टिक का भी यहाँ 5 रुपए 6 रुपए आ जाता है बिजली का जो रेट है पर यूनिट। अगर 200 यूनिट के ऊपर जाता है, 500 यूनिट के ऊपर जाता है तो ये, और यहाँ पे कॉमर्शियल यूनिट तो 8 रुपए चालू होता है, 5 रुपए से 8 रुपए चालू होता है, 8 रुपए पर यूनिट पर किलोवाट आवर, यानी 1 किलोवाट आवर अगर आपने खर्चा किया तो आपको 8 रुपए देने होंगे। तो अगर जैसे, और अवेलेबिलिटी भी नहीं है, मतलब सनस्टेबिलिटी नहीं है, कंटिन्यूअस पावर नहीं है, अनइंटरप्टेड पावर नहीं है। मतलब जैसे अगर लोग यहाँ पर अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उनको क्या एक माइंडसेट रहता है, अरे बिजली तो कभी भी जा सकती है, तो वो अपना अपना जनरेटर लगा के रखते हैं, अपना अपना फैसिलिटी साथ में लगा के रखते हैं। उससे अल्टीमेटली होगा क्या, प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा। प्रोडक्शन रेट ही हमें कम करना है। अगर पूरे वर्ल्ड को आप अपना मार्केट समझे, पूरे वर्ल्ड को आप अपना फैमिली समझे, तो उसमें आपको बीट करना है। तो दूसरा कंट्री क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, यूएस क्या कर रहा है, तो उनसे हमें सीखना होगा। और हम जैसे सीख भी रहे, आगे बढ़ भी रहे, हम उनको सिखा भी रहे, किन्हीं चीजों में हम और अच्छे भी हैं। और नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एजुकेशन सिस्टम। हमें एजुकेशन सिस्टम पे भी काम करना होगा। वो लोग प्रैक्टिकल एजुकेशन करते हैं और हम लोग अभी भी A+B होल स्क्वायर, A²+B²+2AB, इसका कहां प्रैक्टिकली यूज होता है मैं तो आज तक नहीं समझ पाया, लेकिन आप लोग समझ पाए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने इसको अगर 2AB की जगह 3AB बोल दिया तो 4 लोग आपको आपके ऊपर हंसने वाले जरूर मिल जाएंगे, देखो उसको आता नहीं, देखो उसको आता नहीं। लेकिन दोस्तों मैं यही बताना चाह रहा हूं बस आपको, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जो अभी गवर्नमेंट करती भी जा रही है। अभी जब गवर्नमेंट चेंज हुई है तो ये बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट की बात है, और हम
हम ग्रो करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, फैमिली में शेयर कीजिए, जो बिजनेसमैन है उसको शेयर कीजिए, जो जॉब कर रहे हैं बिजनेस में आना चाहते हैं उसको आप शेयर कीजिए। ये हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो बिजनेस में आना चाहते हैं, जो लोकल बिजनेस कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में आना चाहते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहते हैं, अपना इकोनॉमी ग्रो करना चाहते हैं, अपनी कंट्री का इकोनॉमी ग्रो करना चाहते हैं दोस्तों। अगर आपको व्यू अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, और सभी में इसको फैलाइए। नेक्स्ट लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।